हेलो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का आधुनिक भारतीय इतिहास के एक नए सत्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले सत्र में खास करके आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो सामाजिक और धार्मिक सुधार थे उनसे संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, तो उसी कड़ी में एक और क्वेश्चन सेट के साथ मैं आज हाजिर हूं। और मेरी कोशिश हमेशा की तरह यही रहेगी आज भी कि प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जितने भी अतिरिक्त तथ्य हैं वो आपके साथ साझा किए जाएं, ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित एक तरीके से इंटीग्रेटेड स्टडी आप कर पाएँ और एक व्यापक समझ आपके अंदर डेवलप हो पाए। ठीक है जी? तो पेन और कॉपी लेके बैठेंगे हम हमेशा की तरह, और जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको हम साथ में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है? चलिए, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमें? पहला प्रश्न कह रहा है तूफ़ात उल मोहवद्दीन के रचनाकार कौन है? अभी एक पुस्तक का नाम दे दिया है आपसे, और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछने की स्थिति बनी रहती है। ठीक है? तो ये जो पुस्तक दिया है आपके पास तूफ़ात उल मोहद्दीन, इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है जी? राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ चीजों को दिमाग में हम रखेंगे, जैसे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने। ठीक है? ब्रह्म समाज की स्थिति आई। ब्रह्म समाज से पूर्व अगर आप बात करें तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थिति आई। तो आत्मीय सभा भी इन्हीं से संबंधित है। क्लियर है? इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिन रचनाओं में एक रचना का नाम आप देख रहे हैं। दूसरी रचना जो है उसका नाम है अ गिफ्ट टू टू मोनोथेइज्म, मतलब एक ईश्वरवाद से संबंधित इनका मत। मोनोथेइज्म का मतलब क्या होता है? एक ईश्वरवाद। ठीक है? परसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी इन्हीं के पुस्तक का नाम है। क्लियर है? और इनको क्या कहा जाता है? इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय के जनक के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। ठीक है? एक और इनकी रचना है, उसको भी दिमाग में रखिएगा, संवाद कौमुदी। ये भी इन्हीं की रचना है। क्लियर है? तो ये तमाम चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? राजा राम मोहन राय से। अर्थात इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, यानी कि आपको ईयर दे दिया गया है। वो ईयर कब का है? 1856 का। तो 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला कानून का नाम दिया है धार्मिक अयोग्यता कानून, यानी कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है? तो ये जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है ये 1856 में ही पारित हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है ये, है ना? और इसके तहत जो अलग अलग धर्म के लोग थे पहले, उन धर्म के लोगों को निश्चित सरकारी पद पर बैठने की इजाजत नहीं थी। तो कुल मिलाकर इस अधिनियम के माध्यम से जो धर्म और सरकारी पदों के बीच में एक तरीके से अवरोध की स्थिति थी कि आप अगर अमुक धर्म को मानने वाले हैं तो आप ये सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की अयोग्यता को खत्म किया गया, समाप्त किया गया। इसी कारण इस अधिनियम का नाम पड़ा धार्मिक अयोग्यता कानून, है ना? रिलीजियस डिसेबिलिटी लॉ या एक्ट आप कह लें 1856। क्लियर है? चलिए, दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है सती निदेश रेगुलेशन। अब ये जो सती निदेश रेगुलेशन है, जिसको हम कायदे से बंगाल सती रेगुलेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? बंगाल सती रेगुलेशन। बंगाल सती रेगुलेशन। क्लियर है? आपको जैसा पता होगा कि भारतीय समाज में एक कुरीति चली आ रही थी, सती प्रथा की कुरीति थी वो, है ना? तो इस सती प्रथा की कुरीति को सबसे पहले बंगाल से समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में 1829 में ये कानून निकाला, जिसको आप क्या कहते हैं? सती निषेध रेगुलेशन या बंगाल सती रेगुलेशन। ठीक है जी? किससे संबंधित है? कौन था उस समय वाइसराय? बता चुका हूं अभी अभी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? तो ये तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में 1856 में, जबकि ये कब का है? 1829 का है। तो ये तो वैसे ही एक तरीके से क्या हो गया? खारिज हो गया। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, यानी कि हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट। ठीक है?
विधवाओं को वापस से क्या करना, एक तरीके से विवाह करने की इजाजत या विवाह करने की कानूनी मान्यता प्रदान करना। ये जो नियम है ये 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ। ठीक है, 16 जुलाई 1856 को, है ना, इसको पास किया गया, इस रूल को। और 1856 में ही ये क्रियान्वित करते हुए 26 जुलाई 1856 से इसकी स्थिति आ गई। ठीक है, तो 26 जुलाई सेम वर्ष से इसको एनेक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो लाजमी तौर पे इसका भी संबंध 1856 से ही है। ठीक है, और राज्य की हड़पने की नीति, ये तो आपको पता होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको। ये डलहौजी के द्वारा चलाया गया था 48 से लेके 56 तक। तो 56 इसकी अंतिम स्थिति थी। ठीक है, लेकिन शुरुआत आपको क्या कह रहा है, 56 से। तो इसमें केवल जो है वो 1 और 3 जो है वो इसके सही जवाब के तौर पर होंगे। क्लियर है, क्योंकि सती निषेध रेगुलेशन या बंगाल सती रेगुलेशन ये एक तरीके से 1829, और राज्य के हड़पने की नीति तो वैसे भी 48 में पहले शुरू हुई थी, 1848। क्लियर है, बाद बाकी तमाम फैक्ट्स को आप दिमाग में लेते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। उनकी उपाधि क्या थी? लोक हितवादी। और ये जो व्यक्ति हैं ये लोक हितवादी के नाम से भी एक पत्रिका निकाला करते थे। ठीक है, जिनकी बात की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि गोपाल हरि देशमुख है। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया लोकहितवादी। इनसे संबंधित आप कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लीजिए। इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, जिसका नाम था हितेक्षु। क्लियर है, हितेक्षु इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये अलग अलग नामों से पेरियोडिकल्स भी निकाला करते थे। ठीक है, उन पेरियोडिकल्स यानी कि अखबारों में लिखे गए उन कॉलम्स की अगर हम बात करें तो उसमें ज्ञान प्रकाश, ठीक है, ज्ञान प्रकाश भी इन्हीं का कार्य है। इंदु प्रकाश, ठीक है, तो ज्ञान प्रकाश कह लीजिए, इंदु प्रकाश कह लीजिए। और उसके बाद फिर अभी मैंने बताया कि इनका उपाधि भी लोकहितवादी, और लोकहितवादी के नाम से इनका एक तरीके से पेरियोडिकल भी निकलता था। तो लोकहितवादी भी इनकी समस्त रचनाओं में से एक है। क्लियर है, तो ये कौन है? गोपाल हरि देशमुख हैं, और उनसे संबंधित ये अतिरिक्त फैक्ट्स, अतिरिक्त तथ्य। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। जो 19वीं सदी में धर्म और सुधार आंदोलन किए जा रहे थे उनका मेन सरोकार समाज के बुद्धिजीवियों से था, और जो नगरों में रहने वाली उच्च जातियां थी उनके साथ था। क्लियर है, क्योंकि निर्धन लोगों को तो वैसे भी किसी भी प्रकार के धर्म और जाति से सुधार से ज्यादा सरोकार नहीं हो सकता। कहावत भी है, भूखे पेट भजन न होई। तो जब पेट ही भूखा है, व्यक्ति निर्धन है, तो वो किसी प्रकार के सुधार में पार्टिसिपेशन क्यों देगा? क्लियर है, और उसी प्रकार से जो ये उदार रजवाड़े वर्ग हैं इनकी भी उतनी भूमिका 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार में नहीं रही। जबकि जो आपका नगरीय उच्च जाति थी और बुद्धिजीवी थे उनका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, या यूं कह लें कि उन्होंने इस सुधार में बढ़ चढ़ कर क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है, चलिए आगे आइए। ब्रह्म समाज का किस सिद्धांत पे आधारित है? आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो ब्रह्म समाज की स्थिति है वो 1828 में शुरू की गई राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राम मोहन राय के द्वारा। और कायदे से देखा जाए तो राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के स्थापना से पूर्व 1815 में ही आत्मीय सभा की भी स्थिति को बरकरार किया। क्लियर है, अब जो ये राजा राम मोहन राय है ना, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। क्लियर है, तो मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया उन्होंने। क्लियर है, और उसके साथ में क्या किया? उसके साथ में जो हिंदू सनातन धर्म में एक से अधिक ईश्वर को मानने की परंपरा रही है, बहुईश्वरवाद, उस बहुईश्वरवाद का भी खंडन किया, और उसकी जगह पर एक ईश्वरवाद,
है ना, एक ईश्वरवाद को प्रमोट किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोथेइज्म। और इसी कारण उनकी एक पुस्तक का भी नाम है अ गिफ्ट टू मोनोथेइज्म। क्लियर है? तो ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के केंद्र की अगर आप बात देखें तो वो एक ईश्वरवाद ही है। यानी कि आप कुल मिलाकर ऐसे समझें कि वो बहुदेववाद, यानी कि एक से अधिक ईश्वर को मानने के खिलाफ है, एक से अधिक, जबकि एक ईश्वर को मानने की स्थिति को वो स्वीकार करता है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक ईश्वरवाद इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो 1887 में 1887 में जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, उन्होंने एक समाज की स्थापना की, जिस समाज का नाम क्या दिया उन्होंने? देव समाज। तो इसके संस्थापक के तौर पे कौन जाने जाते हैं? शिव नारायण अग्निहोत्री। ईयर कब का है? 1887, 1887। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। राधा स्वामी संस्था या राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये कुल मिलाकर 19वीं सदी के अंतर्गत अलग अलग धर्मों से संबंधित सुधारों की चर्चा की जा रही है। उन्हीं सुधारों में से एक सुधार का नाम था राधा स्वामी सत्संग। इसकी स्थिति 1861 में बनी, 1861 में। क्लियर है? किसके द्वारा? शिव दयाल जी के द्वारा। कब? 1861 में। अच्छा, एक चीज और याद रखना है आपको यहां से, ये जो शिवदयाल साहब हैं, इन शिवदयाल साहब का एक उपनाम भी था और इन्हें कहा जाता था तुलसी राम। क्लियर है? तो उपनाम के तौर पे क्या है इनका? तुलसी राम। ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? अग्निहोत्री जी का नाम तो अभी आया ही था। ये किससे संबंधित हैं? देव समाज से। और ये जो स्वामी श्रद्धानंद हैं, इनका ताल्लुकात कायदे से देखा जाए तो आर्य समाज के साथ है। आर्य समाज आगे चलकर दो हिस्सों में बंट जाता है ना। एक जो एक ब्रांच होता है, जो गुरुकुल परंपरा को मानता है, उसकी स्थिति को श्रद्धानंद ही आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? राधा स्वामी सत्संग का शिवदयाल साहब। क्लियर है? चलिए, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया? ये वही व्यक्ति हैं जिनसे संबंधित अन्य रचनाओं में संवाद कौमुदी, अ गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट ऑफ जीसस, है ना, जिन्होंने आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म समाज 1828, इन सब की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज के संस्थापक के तौर पर। क्लियर है? तो किनकी बात की जा रही है? राजा राम मोहन राय की बात की जा रही है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़िए। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में जो सिविल मैरिज एक्ट आया था, उस सिविल मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह करने की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी रखी गई थी? क्लियर है? तो वो 1872 के अधिनियम से न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष। क्लियर है? 14 ईयर्स। क्लियर है? क्योंकि पहले जो लड़कियां थी उनकी शादी की उम्र को लेकर, मतलब जो न्यूनतम सीमा थी वो बहुत कम थी। पहले तो 10 वर्ष थी, फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1861 आता है, फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892 आता है, और फिर 1872 की ये स्थिति, जिसके तहत न्यूनतम एज जो है वो कितना रखा गया? 14 वर्ष रखा गया। क्लियर है? अच्छा, अभी जो यहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है एज से संबंधित, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो था, इसके तहत पहले जो लड़कियों की शादी की न्यूनतम सीमा 10 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। कितने वर्ष की गई थी? 12 वर्ष। ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के तहत की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? और फिर आगे चल के आप देखेंगे 1929 में लड़कियों के शादी की उम्र को लेकर एक और अधिनियम भी पारित किया गया, जिसको शारदा एक्ट कहते हैं। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। ये भी लड़कियों के मिनिमम एज, मैरिज से रिलेटेड मिनिमम एज से ही संबंधित है। क्लियर है? जिसके तहत ये बोला गया शारदा एक्ट के तहत कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं,
उनके शादी के लिए मिनिमम एज 14 साल, और जो बॉयज हैं, लड़के हैं, उनके लिए 18 साल। क्लियर है? तो यही है लड़कियों की कम उम्र यानी कि विवाह से संबंधित न्यूनतम उम्र से संबंधित तथ्य। क्लियर है? तो इसके तहत क्या किया गया, 14 ईयर्स जो है वो रखा गया था 1872 के तहत। क्लियर है? चलिए, तहजीब उल अखलाक, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये तहजीब उल अखलाक के रचनाकार वही हैं जो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है ना? तो जैसे ही अलीगढ़ आंदोलन की बात आएगी तो किनकी बात आएगी? सर सैयद अहमद खां की बात आएगी। क्लियर है? और सर सैयद अहमद खां का क्या मत था? सर सैयद अहमद खां का मत था कि जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग को आधुनिक रूप से शिक्षित होना चाहिए, उनको वैज्ञानिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यही कारण भी है कि सर सैयद अहमद खां का जो रुझान है, वो रुझान कांग्रेस से ज्यादा किसकी तरफ झुका हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग का हित, शैक्षणिक हित ईस्ट इंडिया कंपनी में देखते थे। क्लियर है? तो ये जो मैं बार बार साइंटिफिक साइंटिफिक कह रहा हूं, तो याद रखना है, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की 1864 में। उसके बाद एक कॉलेज भी खोला, मुहम्मडन मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्लियर है? और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज आगे चलकर बढ़ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो ये तमाम चीजें किससे संबंधित हैं? सर सैयद अहमद खां से संबंधित हैं, जो किसके रचनाकार हैं? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? देखिए, 19वीं शताब्दी में जब धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार हो रहे थे, तो उनमें से कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार मुस्लिम वर्ग से भी संबंधित रहे, जैसे अहमदिया आंदोलन, ठीक है, फरायजी आंदोलन, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट। अब सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। क्लियर है? तो ये जो कायदे से फरायजी विद्रोह है, इसकी शुरुआत 1838 से लेके 57 तक चली है। 1828 से लेके कब तक? 57 तक। क्लियर है? और इसकी जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है, वो जाता है शरीतुल्लाह को। शरीतुल्लाह ने फरीदपुर से, जो बंगाल में है स्थिति, फरीदपुर से इस विद्रोह की शुरुआत की। शरीतुल्लाह उल्लाह ने फरीदपुर से इसकी शुरुआत की। क्लियर है? और उनके निधन के बाद, यानी कि शरीतुल्लाह के निधन के बाद जो है, वो उनके पुत्र दीदू मियाँ, जिनका नाम यहाँ आप देख रहे होंगे, दादू मियाँ, है ना, ये इनके पुत्र थे शरीतुल्लाह के। तो उनके निधन के बाद इन्होंने ही इस आंदोलन को क्या किया, इस विद्रोह को क्या किया, आगे बढ़ाया। क्लियर है? और कुल मिलाकर बात वही था कि इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म में राजनीतिक, सामाजिक और एक तरीके से सकारात्मक परिवर्तन लाना, किसमें? इस्लाम धर्म में। क्लियर है? तो यही था क्या, शरीतुल्लाह का फरयाजी विद्रोह, 1828 से लेकर कब तक की स्थिति? 57 तक की स्थिति। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सही तरीके से कौन नहीं बना हुआ है? पांडुरंग प्रार्थना समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी ठीक है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, नहीं, ये गलत है। आदि ब्रह्म समाज की स्थिति देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, बता चुका हूं मैं आपको ये प्रीवियस क्लास में कि 1866 में केशव चंद्र सेन के साथ ब्रह्म समाज के कुछ मुद्दों पर देवेंद्रनाथ टैगोर का मतभेद हो गया था। क्लियर है? जिन मुद्दों में अंतरराष्ट्रीय विवाह और संस्था का, यानी कि ब्रह्म समाज का अंतरराष्ट्रीयकरण,
इसको लेकर मतभेद की स्थिति हो गई थी, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज का कमान संभाला और जो केशव चंद्र सेन थे, केसी सेन, उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थिति को संभाला। क्लियर है? और यही केशव चंद्र सेन जब बंबई की यात्रा करते हैं, तो बंबई की यात्रा करने के दौरान वो वहां पर ब्रह्म समाज की खूबियों को बताते हैं, जिससे वहां के स्थानीय नेता, जिसमें पांडुरंग थे, आरजी भटनागर थे, है ना, भंडारकर थे, एमजी रनाडे थे, ये बहुत प्रभावित होते हैं और ब्रह्म समाज के ही नक्शे कदम पर वहां पे प्रार्थना समाज की स्थिति। क्लियर है? तो बाकी सब मिलान सही है बिल्कुल, केवल एक को छोड़कर, इसको छोड़कर। अगर इस क्वेश्चन में आदि को हटाकर केवल ब्रह्म समाज रहता तो ये मिलान भी सही होता, बट ब्रह्म समाज के आगे क्या लगा है? आदि लगा है। तो आदि ब्रह्म समाज की एक ब्रांच के तौर पर है, जिसका संबंध देवेंद्रनाथ टैगोर से। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। क्लियर है? और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही एक प्रसिद्ध नारा था, गो बैक टू द वेदास, वेदों के तरफ वापस जाओ, क्योंकि यह वेदों को प्रमाणिक मानते थे और इनका मानना था कि वेदों में ही एक तरीके से क्या है, जितनी भी पॉजिटिव चीजें होती हैं ज्ञान से संबंधित, वो निहित है। तो वेदों के तरफ वापस जाओ। और इन्होंने फिर आर्य समाज की भी स्थापना की। क्लियर है? प्रथम तरीके से अगर आप देखें तो सबसे पहले स्वराज की भी मांग इन्होंने ही उठाई, जो आगे चल के फिर अलग अलग समय पर कांग्रेस के द्वारा उठाया जाते रहा है। क्लियर है? तो दयानंद सरस्वती इन चीजों के कारण एक प्रमुख स्थान इतिहास में रखते हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छा, इसका भी उत्तर मिल गया। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? अभी अभी बताया किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के कानून द्वारा आपको मतलब सती प्रथा को अपराध घोषित किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बंगाल सती रेगुलेशन बताया था 1829 का, जिसके तहत बंगाल में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल, इसको हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट कहते हैं 1856 का। तो बिल्कुल सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। थोड़ी देर पहले बताया था आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, तो ये भी कथन सही है। चौथा कथन है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक। अरे भैया, ये कब से हो गए? राजा राम मोहन राय तो हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे, तो ये सती प्रथा जैसी कुरीति को क्यों समर्थन देंगे? समर्थन देने की कोई बात ही नहीं है। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। आपसे पूछ रहा था सही कौन नहीं है, तो कौन नहीं सही है? डी सही नहीं है। क्लियर है जी? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आइए। जरा सूची एक को सूची दो से मिला लीजिए। तो मिला लीजिए, क्या दिक्कत है? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज में अभी अभी बताया किनका किनका नाम आता है। आत्माराम, पांडुरंग, एमजी रनाडे, इन सब का नाम आता है ना? जो केशव चंद्र सेन बंबई गए थे और बंबई में इन लोगों को ब्रह्म समाज की तरफ एक तरीके से मोड़ा था, तो उसी ब्रह्म समाज के नक्शे कदम पर प्रार्थना समाज की स्थिति। क्लियर है? तो प्रार्थना समाज से संबंधित तो चीजें बिल्कुल सही हैं। क्लियर? कब इसकी स्थिति है? 1867 में। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1876 में प्रारंभ किया गया। क्लियर है? सत्य शोधक समाज, समाज में जो ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मणवाद पर पद प्रहार करने के लिए, यानी कि
कथाकथित ऊंची जातियों के द्वारा जो निम्न जाति के लोगों का शोषण किया जा रहा था उसका विरोध करने के लिए ज्योतिबा फुले, किसने, ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। क्लियर है? 1874 में, 1874 में। और ये जो ज्योतिबा फूले थे, इन्हीं का एक प्रसिद्ध पुस्तक हुआ गुलामगिरी, गुलामगिरी। क्लियर है? और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित, सर सैयद अहमद खां से संबंधित, और इसी कॉलेज का आगे चलकर नाम क्या पड़ गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्लियर है? इसका मतलब हो गया ए का क्या हो गया, ए का हो गया 2। ठीक है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद है, बी का 1। ठीक है? सी का हो गया क्या, सत्यशोधक समाज, डी का हो गया 4 ज्योतिबा फूले, और डी का क्या हो गया 3, यानी कि सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर? चलिए आगे आइए। कितनी बार डिस्कस होगा जी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, अभी अभी बताया, आत्माराम पांडुरंग थे। अन्य भी सदस्य थे जिसमें एमजी रनाडे वगैरह थे, आरजी भंडारकर वगैरह थे। प्रमुख संस्थापकों में पांडुरंग को ही जोड़ा जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जिस व्यक्ति के चर्चा करने के दौरान बताया था कि जिनका नारा है वेदों की तरफ वापस लौटो। क्लियर है? किसकी स्थिति थी ये? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। क्लियर है? चलिए आगे आइए। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता से सबसे पहले प्रभावित होने वाला वर्ग, या यूं कह लें कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार में सक्रिय भूमिका निभाने वाला वर्ग अगर कोई था तो वो कौन था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, है ना। जो एडुकेटेड मिडिल क्लास था, उस एडुकेटेड मिडिल क्लास को जो ये वेस्टर्न सोसाइटी थी, वेस्टर्न एजुकेशन था, उसने सबसे ज्यादा क्या किया था? प्रभावित किया था। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्लियर है जी? चलिए आगे आइए। हाँ, अब ये कह रहा है आपको जरा सा सुमेलित कर दीजिए, कर दीजिए सुमेलित, क्या दिक्कत है। फरैजी 1804 फरीदपुर बंगाल में। तो जब फरैजी आंदोलन की बात आएगी तो किन की बात आएगी? शरीयतुल्लाह की बात आएगी, और उनके बाद उनके पुत्र कौन? दादू मियां। अभी थोड़ी देर पहले ही फरैजी आंदोलन की बात की गई थी, 1838 से लेके कब तक? 57 तक। क्लियर है? इसको यहां पे देने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अगला क्या है? वहाबी। तो ये जो वहाबी आंदोलन है, ये वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1830 से लेकर 61 के बीच में की जाती है। क्लियर है? और ये सब बीच में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको हटाइए। क्लियर है? तो फरेजी आंदोलन जो था, फरेजी आंदोलन शरीयतुल्लाह दीदू मियां से संबंधित, शुरुआत किसने की थी? शरीयतुल्लाह ने की थी। क्लियर? और इनके निधन के बाद दादू मियां ने इस आंदोलन को क्या किया था? आगे बढ़ाया था। कब से कब तक ये आंदोलन चला था? 1838 से लेके 57 तक। ठीक है? जिसके तहत जो इस्लाम है, इस्लाम में हर प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की बात की गई थी। ठीक है जी। दूसरा आंदोलन कौन है? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना था, ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत जो करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है? क्या नाम था? सैयद अहमद अहमद बरेलवी। क्लियर है? और ये वास्तव में ये जो अहमदिया ये जो वहाबी मूवमेंट है ना, ये वहाबी मूवमेंट अपने आप में प्रेरित था। किनके द्वारा? अब्दुल वहाब के द्वारा। ठीक है? तो प्रेरित था। प्रेरणा का स्रोत कौन थे? अब्दुल वहाब। ठीक है? सऊदी अरेबिया के थे ये। इन्हीं की थॉट थी, जिस थॉट को ये जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, इन्होंने एक तरीके से वहाबी आंदोलन के रूप में क्या किया था? पेश किया था। क्लियर है?
और जब सैयद अहमद बरेलवी का देहांत होता है तो उसके बाद फिर इस आंदोलन को 3-4 व्यक्ति मिलकर चलाते हैं, जिसमें से इनायत खान व विलायत खान। ठीक है, उसके बाद फिर दीदू मियां और तीतू मीर। क्लियर है? तो ये सब मिलके फिर इस आंदोलन को क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्लियर? चलिए, तो ए का क्या हो गया, शरीयतुल्लाह और दादू मियां। वहाबी वाले का क्या हो गया, अभी बताया, सर सैयद अहमद बरेलवी। राय बरेली नहीं है भैया, बरेलवी है, बहुत राइटिंग मिस्टेक है, सैयद अहमद बरेलवी। क्लियर है? अच्छा, और क्या है, अलीगढ़। अलीगढ़ के बारे अभी बताया, किनके द्वारा शुरू किया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और ये जो देवबंद विचारधारा है ना, ये देवबंद विचारधारा अलीगढ़ विचारधारा के अपोजिट है। समझिए इस चीज को। ये जो अलीगढ़ आंदोलन था, जिसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी, वो एक तरीके से इस्लाम को मॉडर्निटी के तरफ ले जाना चाहते थे। लेकिन ये जो देवबंद था, वो देवबंद ट्रेडिशनल इस्लाम को प्रमोट करता था, परंपरागत इस्लाम को प्रमोट करता था। क्लियर है जी? और ये जो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट थे, इनसे संबंधित दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोहम्मद कासिम नानोतवी, मोहम्मद कासिम नानोतवी। क्लियर? और दूसरे जो इससे संबंधित विचारधारक थे, उनका नाम था राशिद अहमद गंगोत्री। इन दोनों ने मिलकर अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट के विरुद्ध में, अपोज में, एक स्कूल ऑफ थॉट मतलब विचारधारा, समझिए, एक विचारधारा पेश किया, जिसको देवबंद विचारधारा कहते हैं या देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। और इसी देवबंद स्कूल ऑफ थॉट ने जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का समर्थन किया था। और अलीगढ़ के बारे क्या बताया हूं, सर सैयद अहमद खां किसका अपोज करते थे, कांग्रेस का। इसी कारण मैंने बोला ये दोनों आपस में एंटी है, देवबंद और कौन, अलीगढ़। क्लियर है? बहरहाल मिलान कर लीजिए। अभी अभी बताया, फरेजी किससे संबंधित है, तो ए का हो गया 1। ठीक है, वहाबी किससे संबंधित है, सैयद अहमद बरेलवी से, ए का, बी का हो गया 2। सी का क्या है भाई, सी का हो गया देवबंद। देवबंद किससे संबंधित है, तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोत्री से। क्लियर है? और गगोही कह लीजिए। और अलीगढ़ वाला किससे संबंधित है, सर सैयद अहमद खान से। क्लियर है? तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का क्या उद्देश्य था, अभी अभी अलीगढ़ आंदोलन की बात की गई है ना। और अलीगढ़ आंदोलन की जब जब बात की जाएगी तो क्या बात की जाएगी, इस्लाम को, मुस्लिम समाज को पाश्चात्य शिक्षा की तरफ जोड़ना, है ना, उनको वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाना, इस्लाम में जो परंपरागत कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना। क्लियर है? तो क्या उद्देश्य था भाई, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, बिल्कुल था। रिफॉर्म तो था ही। समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमान का आधुनिकीकरण, बिल्कुल ये भी था। यानी कि ये दोनों के दोनों कथन सही है ना। और अलीगढ़ आंदोलन जब भी आएगा तो सर सैयद अहमद खां की बात की जाएगी। क्लियर है? और थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो अलीगढ़ आंदोलन था, इसके विरुद्ध में जो आंदोलन चला, उसका नाम क्या था, देवबंद आंदोलन, नानोतवी वाला। क्लियर है ना? और उसी देवबंद स्कूल ऑफ थॉट ने कांग्रेस का क्या किया था, समर्थन किया था, यह भी ध्यान में रखना है। बहरहाल ए और बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध हो ही गया। किसने किया था, देवबंद आंदोलन ने किया था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इस्लाम को प्रमोट करने वाली संस्था थी, परंपरागत इस्लाम को प्रमोट करने वाली संस्था थी। क्लियर है? चलिए
20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में, तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में जो शुरू होने वाला आंदोलन था उसका नाम था अहरार आंदोलन, अहरार मूवमेंट। कब चालू किया गया था? 1910 में, 1910 में। क्लियर है? और ये जो 1910 में चालू किया गया, इसका भी उद्देश्य वही था, अलीगढ़ मूवमेंट जो चल रहा था सर सैयद अहमद खां वाला, जिसमें वो इस्लाम और मुसलमान वर्ग को आधुनिक शिक्षा की तरफ ले जाना चाह रहे थे, उसके विरोध में। क्लियर है? तो किसके विरोध में? अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में। क्लियर है? तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है? और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उसमें मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल, इन सब का नाम आता है। ठीक है? हकीम अजमल, मौलाना मोहम्मद अली। क्लियर है जी? तो अहरार आंदोलन इसका सही जवाब है, क्योंकि 20वीं सदी पूछ रहा था, 20th सेंचुरी, और उसके पहले दशक, पहला 10 साल, तो 1910। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक रहा? किस आंदोलन का रहा? फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक रहा। देखिए वास्तव में क्या है ना, एक सोसाइटी बनी थी जिस सोसाइटी का नाम था फेबियन सोसाइटी, फेबियन समाज, 1884 में। इस समाज की मुख्य स्थिति यह थी कि यह समाज को समाजवादी तरीके से आगे बढ़ाना चाहती थी, मतलब एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती थी। क्लियर है? तो भारत में जब इसका प्रादुर्भाव हुआ तो उसके बाद इसको एनी बेसेंट का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही, ठीक है, उनका पुरजोर समर्थन मिला। तो फेबियन आंदोलन से संबंधित कौन थी? एनी बेसेंट थी, दिमाग में रखना है। क्लियर है? और ये किससे संबंधित है? समाजवादी विचारधारा से संबंधित। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। एमसी सीतलवाड़, वीएन राव तथा अल्लादी कृष्णमास्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? ये तीनों के तीनों प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। किसके थे? मद्रास लेबर यूनियन के। इज दैट वेरी क्लियर? और मद्रास लेबर यूनियन की स्थिति जो है वो स्थापित की गई थी बीपी वादिया के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? बीपी वादिया के द्वारा। और ये जो समस्त व्यक्ति हैं वो इस मद्रास लेबर यूनियन के क्या हैं? सदस्य के तौर पर। 13 अप्रैल 1918 को इसकी स्थापना होती है। क्लियर है? तो इसको दिमाग में आपको रखना है। संस्थापक कौन? वीपी वादिया। ठीक है, चलिए आगे आइए। अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 तक चला, किसने आरंभ किया? तो याद रखना आपको, ये जो अहमदिया आंदोलन है वो शुरू किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ठीक है? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। कहां से शुरू किया गया था? गुरदासपुर से शुरू किया गया था, पंजाब से। गुरदासपुर, पंजाब से। ठीक है? और इस विचारधारा से संबंधित या इस अहमदिया आंदोलन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। वो तथ्य यह है कि यह जिहाद में यकीन नहीं करता था, यानी कि ये किसी भी तरीके से जो धार्मिक युद्ध होता है उसका समर्थन नहीं करता था। तो ये आपको याद रखना है, जिहाद का समर्थन नहीं करता था। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, सूची एक को जरा सूची दो से मिलाइए। ये अलग अलग बेसिकली मुस्लिम एसोसिएशंस हैं। अब इसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि किसकी स्थिति कहां पर बनी थी। ठीक है?
तो सबसे पहले क्या है, तायूनी। तायूनी विचारधारा जो थी, इसकी शुरुआत ढाका में होती है और इसकी शुरुआत ढाका में करने वाले व्यक्ति का नाम होता है करामत अली। तो इसकी स्थिति कहां से है, ढाका से, के द्वारा, करामत अली के द्वारा। क्लियर है। दूसरा क्या है, दार उल उलूमा या उल्लूम। ये जो दार उल उल्लूम है, ये बेसिकली देवबंद विचारधारा की ही एक ऑफ शूट है। देवबंद विचारधारा का ही एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसकी स्थिति 30 मई 1800, है ना, मतलब 30 मई को इसकी स्थिति शुरू हुई, किसके ऑफ शूट के तौर पे, देवबंद। और जहां जब कभी भी देवबंद का नाम आएगा तो किसका नाम आता है, याद होगा आपको, नानोतवी का। क्लियर है ना। और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट जो है वो किसके विरुद्ध में था, तो अलीगढ़। ये भी आपको दिमाग में रखना है। अहमदिया आंदोलन की अभी अभी बात हमने की, गुरदासपुर। क्लियर है। और इसकी स्थिति शुरू करने वाले व्यक्ति कौन, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। कहां से, गुरदासपुर से। क्लियर है। और अंत में क्या बच गया भैया, नदवा उल उलेमा। नदवा उल उलेमा मोहम्मद अली मुंगेरी के द्वारा। मोहम्मद अली मुंगेरी के द्वारा। कहां पर, लखनऊ में। क्लियर है, तो मिला लीजिए। तायूनी हो गया, करामत अली ढाका, यानी कि ये का हो गया 1। ठीक है। दार उल उल्लूम, ये बेसिकली किसका एक ऑफ सूट था, देवबंद का। क्लियर है। तो बी का हो गया 2, सी का हो गया फरीदकोट 3 और डी का क्या हो गया 4। यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और किससे संबंधित कौन से व्यक्ति थे, इनको भी आप एक तरीके से लिख लीजिए साथ में। क्लियर है। चलिए आगे आइए। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। बेसिकली कूका क्या होता है, कूका सिख धर्म के नामधारी पंथ को कहा जाता है। अब नामधारी पंथ कौन है, तो सिख धर्म में अमूमन ऐसी मान्यता है कि जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। क्लियर है। लेकिन जो नामधारी हैं वो नामधारी बालक सिंह को मानते हैं अंतिम सिख गुरु। तो इसको लेकर जो है वो एक तरीके से मतभेद है। तो इन्हीं विचारधारकों ने 12 अप्रैल 1872 से कायदे से कूका आंदोलन की शुरुआत की। कब, 12 अप्रैल 1872 से किसकी शुरुआत की, कूका आंदोलन की, है ना। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य वही था, समाज से एक तरीके का क्या करना, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देना। ठीक है। गुरु राम सिंह इसके पहले समर्थक के तौर पे आए और आगे चलकर बालक सिंह, है ना, जवाहर मल, ये सब के सब इस आंदोलन से सम्मिलित होते चले गए। मतलब तीन के तीनों सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल थे। क्लियर है। तो डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। क्लियर। हाँ, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया सामाजिक धार्मिक संगठन, उसका नाम क्या था, रहनुमाई मजदाइन सभा। ये बेसिकली इन्हीं के द्वारा संस्थापित ही किया गया था। इसी कारण इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही इन्हीं के नाम पे पड़ा और वो नाम क्या था, रहनुमाई मजदाइन। क्लियर है। अब इसके अन्य अन्य सदस्य थे, जिनमें से एस बंगाली भी थे, निरोजी फुरदोन जी भी थे, जेवी वाचा भी थे, दादा भाई नारोजी भी थे और आर के कामा भी थे। सब के सब इसके सदस्य थे। यहां पर एक चीज और याद रखना है, इस संगठन के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी, उस पत्रिका का नाम था रास्त गुफ्तर।
ये इनकी पत्रिका थी। क्लियर है? तो पारसी समाज के उद्धार के लिए ये रहनुमाई मजदाइन सभा, जिसके मेंबर सारे के सारे जो इसमें दिए गए हैं, और इसका जर्नल कौन सा, राष्ट्र गोफ्तर, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है जी, चलिए। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ, जिसका नाम था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, के संस्थापक कौन थे? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, केसी सेन थे, है ना। और केसी सेन की बात जहां कहीं भी आएगी तो दिमाग में रखना है सबसे पहली बात ये कि ये 29 अक्टूबर 1870 में इन्होंने, अक्टूबर ईस्वी दे ही दिया गया आपको, 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा था कि 1866 में जब ब्रह्म समाज के विभिन्न मुद्दों के ऊपर देवेंद्र नाथ टैगोर से, है ना, इनका मतभेद हुआ, तो इन्होंने 1866 में क्या किया, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। क्लियर है? और क्या याद रखना है, इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम है इंडियन मिरर। क्या नाम है? इंडियन मिरर। क्लियर है? तो इसको दिमाग में रखना है। क्लियर? चलिए। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे, दयानंद सरस्वती ने तो इसकी स्थापना ही की थी। ठीक है, तो इसके तो संस्थापक ही हो गए। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आर्य समाज का दो हिस्सों में विभाजन होता है, जिसमें एक हिस्से को लीड करते हैं महात्मा हंसराज और दूसरे को लीड करते हैं स्वामी श्रद्धानंद। महात्मा हंसराज बेसिकली आर्य समाज में आधुनिकता के परिचायक रहे थे, तो इन्होंने आधुनिकता को प्रमोट किया था, पर थे आर्य समाजी ही। जबकि ये जो स्वामी श्रद्धानंद हैं, ये गुरुकुल व्यवस्था को प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे। क्लियर है? अच्छा, मतलब ये भी संबंधित थे और ये भी संबंधित थे। अंतर क्या है? ये आधुनिकता के समर्थक थे, आधुनिकता के समर्थक, ठीक है, और जबकि ये जो थे वो किसके समर्थक थे? ये गुरुकुल परंपरा के समर्थक। क्लियर है? आपने डीएवी कॉलेज का नाम सुना होगा, दयानंद एंग्लो विद्यालय। ये डीएवी के संस्थापक के तौर पे भी जाने जाते हैं, और इन्होंने सर्वप्रथम लाहौर में डीएवी की स्थिति को क्या किया, स्थापित किया 1886 में, लाहौर में। ये जो श्रद्धानंद हैं, इन्होंने 1901 में गुरुकुल कागरी, है ना, विद्यालय के नाम से एक स्थिति को क्या किया, शुरू किया। तो कुल मिला के दोनों क्या हैं, आर्य समाज से संबंधित। अच्छा, ये जो पंडित गुरुदत्त हैं, ये भी आर्य समाज ही हैं, और इनका प्रमुख योगदान यह है कि दयानंद सरस्वती के निधन के बाद आर्य समाज एक आंदोलन चलाती है, जिस आंदोलन को कहती है शुद्धि आंदोलन। क्लियर है? शुद्धि आंदोलन बेसिकली क्या, जो धर्मांतरण करके हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए थे, है ना, उनको वापस हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित करना, यही था शुद्धि आंदोलन। क्लियर है? तो ये शुद्धि आंदोलन के लिए प्रचलित हैं, जाने जाते हैं। कौन? पंडित गुरुदत्त। तो कुल मिला के सब के सब जो है वो किससे संबंधित हैं, आर्य समाज से संबंधित हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। सूची एक को जरा सूची दो से मिलाइए। आइए मिलाते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, वेद समाज, या जो इसका दूसरा नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864। ये जो वेद समाज है, इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं उसमें केशव चंद्र सेन, है ना। कौन कौन संबंधित हैं इससे? केसी सेन, केशव चंद्र सेन, और उसके साथ एक और व्यक्ति जिनका नाम था श्री धरालू नायडू।
श्री घरालू नायडू, इन लोगों ने मिलकर 1864 में मद्रास में, कहां पर, मद्रास में एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था वेद समाज। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। आर्य समाज तो भी बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है जी। उसके बाद आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे एच.एस. ऑलकोट और मैडम एच.पी. बेल्वेत्स्की। और इंडिया में जब थियोसोफिकल सोसाइटी आई तो इंडिया में इसका प्रवर्तक जो है उन्होंने एनी बेसेंट ने किया। क्लियर है? पर मुख्य संस्थापक के तौर पे एच.एस. ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लेवेत्स्की जानी जाती हैं। कहां पर स्थापित हुआ था? यूएसए में। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थिति कहां थी? यूएसए में। ठीक है जी। और क्या बताया आपको? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी प्रचलित हुई एनी बेसेंट के द्वारा। क्लियर है? अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। क्लियर है? तो इससे संबंधित बहुत सारे लोग थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित, जिसमें महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल गणेश अगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, है ना, बीजी तिलक, ये सब थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया हो गया है क्या? गोपाल गणेश अगरकर, जीजी अगरकर। हालांकि और भी लोग थे जैसा मैंने आपको बताया, गोपाल एमजी रनाडे, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। क्लियर है? विष्णु शास्त्री, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। क्लियर है? तो ये सब के सब जो हैं, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये सब के सब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित हैं। इसका मतलब ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। क्लियर है? चलिए, वर्ष 1905 में बंबई में भारत से इन द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर है? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले, बोले तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक सलाहकार। क्लियर है? आइए सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाइए, मिलाइए। क्या है? दीनबंधु सार्वजनिक सभा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, ये ज्योतिबा फूले से संबंधित है। वही ज्योतिबा फूले जो सत्य शोधक समाज से भी संबंधित है। क्लियर है? देव समाज की बात बता रखा हूं आपको, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्लियर है? अच्छा, और क्या बचा? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। क्लियर? अच्छा, ये जो सेवा सदन है, सेवा सदन किससे संबंधित है? बहराम जी एम मलावारी। बहराम जी एम मलावारी, इनसे संबंधित बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इनके द्वारा एक पुस्तक भी इंपॉर्टेंट छापी जाती थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था? जिस पुस्तक का नाम था इंडियन स्पेक्टेटर। क्लियर है? इंडियन स्पेक्टेटर, ये इनका पुस्तक है, बहराम जी एम मलावारी का, जिनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सेवा सदन। क्लियर है? तो ए का हो गया 1, ठीक है जी। बी का हो गया 2, ठीक है, ए का 1, बी का 2। सी का हो गया अग्निहोत्री, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। ठीक है, बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को जरा सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन। आइए, पहला क्या है? सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल। सनातन धर्म सभा
या भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना 1887 में हरिद्वार में हुई थी। कहां पर? हरिद्वार। टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर है? और इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, थोड़ी देर पहले बात आपको बताई गई, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। निष्काम कर्म मठ, निष्काम कर्म मठ की जो स्थिति थी वो ढोंढू केशव खरवे हैं। हाँ, ढोंढू केशव कर्वे के द्वारा पुणे में। कहां पर? पुणे में। ठीक है। और उसके बाद है सोशल सर्विस लीग। ठीक है जी। तो सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। नारायण मल्हार जोशी। एक चीज याद रखना है यहाँ पे, ये जो एनएम जोशी हैं ये इतिहास में एक और चीज के लिए फेमस है। वो चीज क्या है? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, उसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक। क्लियर है? तो मिला लीजिए। भारत धर्म सभा हरिद्वार कहां पर स्थिति? पी दीनदयाल के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ डी के कार्वे। और सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी। मिला ही हुआ है। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्कॉट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? किसकी? सेवा समिति बॉय स्कॉट एसोसिएशन की स्थापना 1914 में बंबई में श्री राम वाजपेयी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए। अब ये सिख धर्म से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं इतिहास में, जो घटना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें पहला है ननकान साहिब कांड। बेसिकली ननकान साहिब जो है ना, वो गुरु नानक देव जी का जन्मस्थल माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग के कांड के बाद हुआ था 1921 में। क्लियर है? तो ये कब की घटना है? 1921 की घटना है। ठीक है जी। ए का हो गया 1। ठीक है। बी जो है स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल के तोषखानों की चाबियों को लेकर छिड़ा विवाद, ये भी 1921 की ही स्थिति है। क्लियर है? ढोकेवाल के गुरु बाग गुरुद्वारा संघर्ष, ये 1922। मतलब ये बिल्कुल ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ही जाएगा। बिल्कुल सही है ये। क्लियर है? ए का 1, बी का 2, डी का 3 और डी का क्या? 4। क्लियर है? चलिए जी। आइए। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नहीं, बेसिकली अकाली आंदोलन जो था ना वो सिख धर्म से संबंधी का एक आंदोलन है, जिस आंदोलन का यह कहना था कि जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे की व्यवस्था जो है ना, ये परंपरागत ट्रेडिशनल क्लेरगी के तहत जो हो रहा है, परंपरागत तरीके से जो देखा जा रहा है, इसमें फेरबदल किया जाए। क्लियर है? और इसी मांग को लेकर सबसे पहले जो यहाँ पे आपको नाम दिया गया है करतार सिंह झब्बर, इन्होंने अकाली आंदोलन की शुरुआत की। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव क्या था? गुरुद्वारों को परंपरागत महंतों से छुटकारा दिलाना।
दिलवाना या दिलाना, जिसकी शुरुआत किसने की? करतार सिंह जब्बर ने की। फिर आगे चलकर बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, ये सब के सब लोग जो हैं ये इस अकाली आंदोलन से संबंधित हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पंजाब में सिखों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था? तो उत्तर क्या होगा? अकाली आंदोलन। ठीक है जी, तो इसको भी दिमाग में रखना है। चलिए आगे आइए। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि गुरुद्वारे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रही थी कि जो परंपरागत महंत थे उनके चंगुल से या उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से गुरुद्वारे को क्या करना? तो अलग हटाना। क्लियर है? तो इसके संदर्भ में 1925 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिस अधिनियम को कहते हैं सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया कि जो गुरुद्वारा थे उस गुरुद्वारा को एक निर्वाचित बॉडी, यानी कि निर्वाचित अंग, जिस अंग के तहत या जिस बॉडी के तहत जो परंपरागत सिख थे उनके द्वारा चयनित एक अंग का गठन किया जाता था, और वही फिर गुरुद्वारा का क्या कर सकती थी? संचालन कर सकती थी। क्लियर है? तो ये जो संशोधन है, ये संशोधन 1925 में किया गया, और संशोधन के तहत मैंने आपको बता ही दिया है क्या किया गया। गुरुद्वारों को परंपरागत सिखों के चयनित निकाय के प्रशासन के अधीन लाया गया। क्लियर है? यही था इसका अधिनियम। ठीक है। अल हिलाल एवं अल बलख, ये जनरल्स किसके किससे संबंधित हैं? तो अबुल कलाम आजाद से संबंधित हैं, बहुत बार बता चुका हूं। क्लियर है? ये 1940 से लेकर 45 तक क्या रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी दिमाग में रखना है। क्लियर है? तो अबुल कलाम आजाद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष, किसके समकक्ष? हजरत मोहम्मद के समकक्ष अथवा बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा है कि इस्लाम धर्म से संबंधित 19वीं शताब्दी में अलग अलग सुधार आंदोलन चलाए गए, जिसमें वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अलग अलग प्रकार के आंदोलन चले। तो उन आंदोलनों में से एक आंदोलन था जिसके बारे ऊपर भी बात हो रखी है, क्लियर है, जिसका नाम था अहमदिया आंदोलन। ठीक है? जिसके मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी। इसके जो प्रवर्तक थे वो अपने आप को किसके समकक्ष मानते थे? हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे। और दूसरी बात क्या बताई थी कि ये जिहाद में विश्वास नहीं रखते थे, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है? तो अहमदिया आंदोलन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है जी। चलिए, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था, याद रखना है आपको। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है? और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। तो कौन है? रामकृष्ण परमहंस। जन्म कहाँ? बंगाल में। क्लियर है? तो इसको दिमाग में रखना है। चलिए, ये आ ही गया। राम रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? कमारपुर गांव, हुगली जिला। क्लियर है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेलूर मठ। वेल्लोर नहीं, वेलूर मठ कहाँ है? बंगाल में। जब आप
कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दर्शन में जाएंगे तो वेलूर मठ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हो गई? बता रखा हूं पिछले क्लास में, एक बीमारी हुई थी जिसका नाम क्या था? मेनिनगाइटिस, है ना। और इस मेनिनगाइटिस बीमारी के कारण ही राजा राम मोहन राय का जो देहांत है वो ब्रिस्टल में हो गया था। ब्रिस्टल में क्या हो गया था उनका देहांत? बीमारी का नाम क्या था? मेनिनगाइटिस। क्लियर है? 1833 सितंबर में। ठीक है जी, चलिए। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, पश्चिमी भारत पूछ रहा है, वही जिनको पश्चिम भारत के सुकरात के तौर पर भी जाना जाता है। दक्षिण भारत एमजी रनाडे के नाम से जाने जाते हैं। और थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी हो या फिर प्रार्थना सभा हो, उनके महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक। कौन? एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। क्लियर? थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से, आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि संस्थापक कौन थे? एच एस ऑलकॉट और एच पी ब्लावेत्स्की। स्थापना हुई थी यूएसए में। ठीक है, लेकिन भारत में इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? इनी बेसेंट को। ठीक है, और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो भारत में जो मुख्यालय था वो था अड्यार में, मद्रास। क्लियर है? वर्ष 1858 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी, जो आगे चलकर बीएचयू बन गया था। ठीक है जी, डिस्कस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? आपको जैसा पता होगा कि एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्लियर? और उन्होंने 1917 के सत्र में अध्यक्षता की थी। क्लियर है? और अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तब उत्तर हो जाता सरोजनी नायडू, और तब उत्तर होता 1925 का कानपुर सत्र। वो प्रथम भारतीय महिला, ये प्रथम महिला। ठीक है, तो 1917। सूची को जरा सूची दूर से मिला दीजिए, क्या दिक्कत है? आइए मिलाते हैं। क्या है पहला भैया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रिमैरेज एक्ट। जब जब विडो रिमैरेज एक्ट की बात होगी तो किसकी बात होगी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात होगी, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात होगी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए बेंथुन स्कूल की स्थापना भी की। आईसी विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। सिविल मैरिज एक्ट 1872, जिसके तहत जो है विवाह की जो सीमा है, आयु सीमा, वो लड़कियों के लिए कितनी की गई थी? 14 वर्ष की गई थी। क्लियर है? और इसको केसी सेन के समय में जो है, वो केसी सेन ने इसको एक तरीके से क्या किया था, तो पारित करवाने में अहम भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। क्लियर है? फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब सम्मति आयु अधिनियम, इसी को क्या कहते हैं? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसके तहत जो लड़कियां हैं उनका जो न्यूनतम न्यूनतम विवाह की आयु रखी गई थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 वर्ष, है ना। तो बी एम मालावारी ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। क्लियर है?
और बाल विवाह निरोधक अधिनियम ये किसके द्वारा? हरविलास सरेदा के द्वारा। क्लियर है? तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है वो इस क्वेश्चन का सही मैच है। क्लियर है? पैंथोन स्कूल कहीं पर जो है वो आप लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ। ठीक है जी, चलिए। चलिए, तो ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास के अन्य 25 प्रश्न जो आपके साथ साझा किए गए, डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चंस थे भी अच्छे, थोड़े से फैक्चुअल थे, पर घबराना नहीं है। जो भी फैक्ट है उसको लिख लेना है कहीं पर, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले सत्र के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।